बिछाते रहो दरियाँ, लगाते रहो पोस्टर, ये बोलते हैं ना, वो बदतमीजी है, वो नहीं करना चाहिए। गुलाम नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल पहले भी आरएसएस करती थी। इस तरह की झूठ बयानी जो करने में मोदी जी नंबर 1 चल रहे हैं और केजरीवाल जी उन्हें बराबर की टक्कर दे रहे हैं। तो बदरुद्दीन अजमल साहब भी वो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को देश का बेस्ट सीएम बताते हैं, वहीं निकलेंगे। बाकी किसी की मजाल और औकात नहीं है कि मेरे आंसू नहीं, मेरी गर्दन ले सकता है, मेरे आंसू नहीं ले सकता कोई दुनिया में। अब ये कौन लोग थे जो राहुल जी को ये सलाह दे रहे थे कि आप भारत एकता यात्रा करो, वहाँ पे जाके कैंपेनिंग ही ना करो। अरविंद केजरीवाल साहब एक दिन 3 व्हीलर में बैठ के चले गए। पहले उनको रोका गया और फिर गुजरात पुलिस इतनी शरीफ हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो थे फिल्मी अंदाज में गुजरात पुलिस की मर्जी के बगैर उस 3 व्हीलर वाले के घर बैठ के उसमें चले गए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ईवीएम का बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के दंगों में आपने कोरोना के टाइम में धोखाधड़ी की मुसलमानों से, तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मारूफ वकील महमूद पराचा साहब। हाल ही में जिन 3 जगहों पर चुनाव हुए हैं, दिल्ली, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, उसका जो रिजल्ट आया है उस पर बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की सीट क्यों लगातार घटती जा रही है, बीजेपी ने कैसी बड़ी जीत हासिल की, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वापसी भी हुई है और दिल्ली का जो माहौल चल रहा है। पराचा साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल्ली से शुरुआत करते हैं और कांग्रेस का पुराने लीडर रहे हैं, एडवाइज़र भी रहे हैं, कांग्रेस की सियासत से आपका ताल्लुक़ है। कांग्रेस दिल्ली से ख़त्म होती जा रही है, क्या वजह है? दिल्ली से ही नहीं बल्कि मुल्क के बाकी भी हिस्सों से धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है और ये कांग्रेस की खुद की अपनी गलती है। इसमें किसी और को दोष देना या किसी और को क्रेडिट देना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात होगी। तो अब दिल्ली में ही आप देख लीजिए, और ये कोई कांग्रेस की ही गलती नहीं है, दूसरी भी जो नॉन आरएसएस और बीजेपी पार्टीज़ हैं वो ये गलतियां करते रहे हैं और उसका नतीजा ऐसे टाइम पे भुगतना पड़ता है जब जो मुश्किल टाइम होता है। टेस्ट वफादारी का, टेस्ट ईमान का, टेस्ट ईमानदारी का जब होता है, जब मुश्किल वक्त आए। तो मुश्किल वक्त जैसे ही आया तो जो एक तरह से ताकत समझी जाती थी कांग्रेस, और आज जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं वो अपनी ताकत समझते हैं कि हम अपने जेबी लोगों को वेव की बुनियाद पे, मतलब हवा की बुनियाद पे जिता सकते हैं और यस मैन जो है वो हमारे कहने से वोट देंगे। जो टॉप की लीडरशिप होती है वो ये ढूंढती थी और वो एक लंबे टाइम तक कामयाब भी रही। लेकिन जब अब टेस्ट वक्त आ गया, जब एक्चुअल मुश्किल टाइम आया है, तो किस तरह के लीडर प्रोजेक्ट किए गए थे। अभी लेटेस्ट दिल्ली का ही एग्जांपल हम देते हैं आपको। मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत ही समझदारी का काम करके जहाँ जहाँ एक आम आदमी पार्टी, क्योंकि वोट की ताकत क्या है, जिसको आप वोट दें उसको सबक भी सिखाएं, उसको उससे डिमांड भी रखें अपनी, यही तो है ना वोट की ताकत। तो दिल्ली में मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत ही अच्छी मिसाल पेश की थी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 9 लोगों को जिताया। ठीक है, अभी एक मैसेज दिया आम आदमी पार्टी के कि अगर जो वादे करके आप हमसे जीते थे तो हमें आपने धोखाधड़ी की, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के दंगों में आपने कोरोना के टाइम में धोखाधड़ी की मुसलमानों से, तो उन्होंने उसका जो डेमोक्रेटिक हक है वो उसका इख्तियार करके, इसलिए नहीं कि कांग्रेस उन्हें बहुत प्यारी थी, इसलिए कि उन्होंने चेंज किया कि हम वोट तुमसे नाराज हैं, नाराजगी जाहिर की, नाराजगी का एक एहसास दिलाया। अब कांग्रेस पार्टी की देखिए कितनी बड़ी गलती थी इसमें भी। अभी एक कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के बेटे जो खुद अली मेहंदी साहब, जो खुद भी कांग्रेस पार्टी में ओहदे पर थे, स्पोक्स पर्सन और पता नहीं क्या कहते हैं, आजकल तो मैं ट्रैक नहीं रख पा रहा हूँ सबका। तो उन्होंने 2 कॉरपोरेटर्स जो मुस्तफाबाद सीट से उनकी थी, 2 कॉरपोरेटर्स लेके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब इससे क्या नज़र आया, पब्लिक मुस्लिम कम्युनिटी जो आवाम थी उसने तो एक मैसेज दिया कि हम आम आदमी पार्टी से दूर जा रहे हैं, लेकिन जो ज़मीर फरोशी है, जिस तरह के लीडर कांग्रेस ने बनाए थे, मैं एक एग्जांपल दो कि अली मेहंदी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरा एक एग्जांपल है, इसको टेस्ट केस की तरह समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे यस मैन ही नेता बनाए थे। तो यस मैन को कल तक कांग्रेस से फ़ायदा होता था तो वो कांग्रेस की तरफ थे। अब बावजूद इसके कि आवाम जो है नहीं चाहती आम आदमी पार्टी को, उनकी आवाम, वो आवाम को धोखा देके आम आदमी पार्टी में चले गए क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो इस तरह की जो लीडरशिप नॉन आरएसएस और नॉन बीजेपी पार्टीज क्रिएट करती हैं, उसका नुकसान उस टाइम होता है जब वफादारों की, ईमानदारों की सबसे ज़्यादा
ज़रूरत होती है। तो ये मैसेज लेना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी को ख़ास तौर पे, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को भी इससे नसीहत लेनी चाहिए कि अपनी नाराज़गी जाहिर करें। रिजर्वेशन जो आपकी छीन रहे हैं उससे अपनी नाराज़गी जाहिर करें। जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ जुल्म ज़्यादती दिल्ली में हो रही है उससे अपनी नाराज़गी जाहिर करें। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुस्लिम कम्युनिटी ने सेट किया, और ये अब ये सारे ही भले जो कांग्रेस से जीते हैं वो टूट के आम आदमी पार्टी में चले जाएं, लेकिन आवाम ने अपना डेमोक्रेटिक और बहुत ही एक जहानत का मुजाहरा किया, उसको करते रहना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी में चला जाता है, लेकिन वोटर्स जो हैं वो जागरूक रहने चाहिए। वो बताएं कि हम सज़ा देंगे अगर आप गलती करोगे, हम सही तरह से वोट करेंगे और हम चेंज के लिए वोट करेंगे अगर कोई रूलिंग पार्टी गलती करेगी तो। गुजरात का अगर हम चुनाव देखें तो एक मरतबा फिर बीजेपी वहाँ जीत गई है और बड़े मार्जिन से जीती है। कांग्रेस को पहली मरतबा बुरी हार का सामना करना पड़ा है। एआईएमआईएम भी वहाँ चुनाव लड़ रही थी, उसको एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी को 5 सीट पर जीत मिली। लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी की वजह से या एमआईएम की वजह से कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई है। लोग ये तो मान रहे हैं कि कांग्रेस की हार होनी थी वहाँ, लेकिन इतनी बुरी हार के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। नहीं, इलेक्शन में देखिए ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ईवीएम का बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर रही है, तो काफ़ी बड़े लेवल के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो ईवीएम से भी इफेक्टेड रहते हैं। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ईवीएम के तोड़ को सोचना पड़ेगा हमें, अगर सही नुमाइंदगी, जनता की आवाज़ की सही नुमाइंदगी चाहिए तो। अगर ईवीएम को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट अभी कल ही यानी 8 दिसंबर को साथ में आया है और चुनाव वहाँ हो गए थे 12 नवंबर को, तो वहाँ कांग्रेस की जीत हुई है वाज़े अक्सरियत के साथ। 68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और बीजेपी को सिर्फ 30 सीट मिली है, सॉरी 25। आप अगर सभी जगह बीजेपी जीत जाती तो आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछते और मेरी बात आंखें बंद करके मान लेते। तो जो मनुवादी ताकतें हैं उनको आप इतना बेवकूफ़ भी ना समझिए। हिमाचल एक छोटा स्टेट है ना, और छोटा स्टेट है इस अपनी ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हिमाचल कांग्रेस को वक्ती तौर पे जीतने दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम से, देखिए 15 से 20%, 25% ईवीएम से फ़र्क डाल सकते हैं। अगर मास लेवल पे लोग बीजेपी का बाइकआउट ही करेंगे तो कहीं भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी। अभी एक ही सोल्यूशन है ईवीएम का। मगर अब परसेप्शंस देखिए आप, यही परसेप्शन ईवीएम की निष्पक्षता को एस्टेब्लिश करने के लिए ये काम किया गया है और दिल्ली में उसका नतीजा तुरंत आ रहा है। आम आदमी पार्टी हालांकि आरएसएस की एक दूसरी पार्टी है, लेकिन अभी क्योंकि मेन ए टीम है तो वो ये कह रहे हैं कि मेयर हमारा ही बनेगा, जबकि सीटें किसकी ज़्यादा आई हैं, आम आदमी पार्टी की। तो उनके पास तरीका है ना दूसरी तरीके से सत्ता हत्या आने का। तो ईवीएम का इस्तेमाल यहाँ और कम मिकदार में किया गया। हिमाचल में भी किया गया। अभी कितनी सीटें ज़्यादा हैं वहाँ पे? 39 सीटें आई हैं। मेजॉरिटी 4 सीट ज़्यादा है। 4 सीट ज़्यादा है। कितनी देर लगती है 4 सीट हासिल करने में बीजेपी को? तो वहाँ भी सरकार बन जाएगी। 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं ऑलरेडी वहाँ। मैं वो कह रहा हूँ ना, नहीं कांग्रेस के 3-4 चाहिए होंगे, जब भी उनकी 36 से कम होगी। वहाँ पे 68 की वो है शायद, 36 चाहिए। 68 है तो 36 चाहिए, 35 चाहिए। अभी 35 चाहिए, तो उसके लिए 4 ज़्यादा हैं अभी। तो 4 खरीदने में बीजेपी को कितनी देर लगेगी, या डरा के लेने में और कितनी देर लगेगी? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इस पस मंज़र में देखिए तो हम लोगों की बात को हम देखिए, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है अभी। हम भारत को बचाने के लिए असल में और संविधान को बचाने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी ईमानदारी से राय रखते हैं। तो आप सवाल पूछें, मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोगों को हमें एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है, लेकिन हमारी हर बात में ईमानदारी है। हम देश का भला चाहते हैं, मनुवाद को रोककर भारत के संविधान से देश को चलाना चाहते हैं। तो ये लॉजिक है उसका। इसीलिए लोगों को बहकाने के लिए, बहकावे में रखने के लिए, ताकि ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा मास अपराइजिंग ना हो जाए, इसलिए ये करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश आपने देखा, आपने बहुत सारे स्टेट्स देखे, तो गोवा तो देखते ही रहते हैं हर बार। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को ईवीएम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। गुजरात के इलेक्शन पे मैं अब आ जाऊं, अगर हम ईवीएम का इफेक्ट 0 भी मान लें तब भी कांग्रेस को जीतने के लिए वहां पे कुछ ऐसा करना था जो कांग्रेस ने नहीं किया। ईवीएम का इफेक्ट हम हटा दें, 10 से 15% ईवीएम का भी इफेक्ट था, अगर हटा दें तो क्या कांग्रेस ने वहां लड़ाई लड़ी? मैं ये मानता हूं कि स्ट्रेटजी वाइज आम आदमी पार्टी को
आरएसएस ने हिमाचल से पूरी तरीके से विड्रॉ किया और गुजरात में पूरी ताकत से लगाया। अब लगाया, उनकी परसेप्शन बनवाई। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि वो अरविंद केजरीवाल साहब एक दिन 3 व्हीलर में बैठ के चले गए। पहले उनको रोका गया और फिर गुजरात पुलिस इतनी शरीफ हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो थे फिल्मी अंदाज में गुजरात पुलिस की मर्जी के बगैर उस 3 व्हीलर वाले के घर बैठ के उसमें चले गए। तो ये जो पब्लिसिटी के स्टंट हो रहे थे और उस तरीके से जो आईबी की रिपोर्ट है कि मेरी सरकार बन रही है, 90 सीट। ये जो आईबी की रिपोर्ट की बात की गई और इस तरह की झूठ बयानी जो करने में मोदी जी नंबर 1 चल रहे हैं और केजरीवाल जी उन्हें बराबर की टक्कर दे रहे हैं, तो इस तरह की झूठ बयानी भी बहुत की गई। एक हाइप क्रिएट किया गया मीडिया के जरिए, उसका भी असर पड़ा। लेकिन कांग्रेस जिसका संगठन है ग्रास रूट पे आज भी गुजरात में, मैं जानता हूँ ये बात, उसने पूरी तरीके से इलेक्शन गिव अप कर दिया। अब ये कौन लोग थे जो राहुल जी को ये सलाह दे रहे थे कि आप भारत एकता यात्रा करो, वहाँ पे जाके कैंपेनिंग ही ना करो। जब गुजरात में लाइफ एंड डेथ की बैटल हो रही है तो कांग्रेस के एडवाइजर्स राहुल गांधी साहब को यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, और भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज क्या है कि कुछ लोग, ताकतवर लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम प्यार और मोहब्बत से, मतलब वो हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे करके। राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं बीजेपी वालों का? अभी राजस्थान में एक जगह से उनकी रैली गुजर रही थी, बीजेपी वालों ने हंगामा किया, उन्होंने फ्लाइंग किस दिया। तो अब देखिए, एक फिल्म आई थी सिंघम, आप सारे दर्शकों ने ज़्यादातर देखी भी होगी। उसमें एक मैसेज था, आपने नहीं देखी, खैर बहुत सारे दर्शकों ने आपके देखी होगी। उसका एक मैसेज था कि अगर कोई बहुत बड़ा गुंडा है ना तो उसके लिए एक मजबूत पुलिस वाला जो है वही उसे रोक सकता है। हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के और आंसू बहा के, ख़ास तौर पे गुंडों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देश के को धोखा देके, वो जिस संविधान की शपथ लेके इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जब वो उसको धोखा दे रहे हैं तो वो प्यार मोहब्बत नहीं समझेंगे। एक अगर वो भी है, क्या नाम, दुआ है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो ये उस सांप को माफ़ करना ज़ेब है जो जिसके पास डंक मारने की ताकत भी हो। अगर मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ, मैं ये कहूँ कि ये मुझे जो बहुत इतना बड़ा गुंडा है, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, मैं इससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देश को और मेरे मोहल्ले को तोड़ो मत, लूट मार ना करो, तो ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर कोई बहुत बहादुर आदमी जिससे वो गुंडा डरता हो, वो उसको प्यार से भी बोलेगा कि भैया तुम गुंडागर्दी ना करो, दुकानें ना लूटो, लोगों को मारपीट ना करो, तब चलेगी। लेकिन अगर कोई कमज़ोर आदमी जो ये कह ही रहा है मैं कमज़ोर हूँ, जिसकी इमेज ये बनाई जा रही है वो कमज़ोर हूँ, वो कभी भी देश का भला नहीं कर सकता। ये बात समझने की है। आज का दौर वो है कि अब अगर मैं एग्जांपल और भी दूंगा आपको, अभी यूपी का याद दिलाइएगा मुझे, कि रो के लोगों की सिंपैथी हासिल कर सकते हो आप, लेकिन लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा तो सिंपैथी किस काम की है? उस वोट डलवाने के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए। ये मामला जो है ना उत्तर प्रदेश के रामपुर का है। रामपुर में हुआ क्या, दरअसल वहाँ 70% मुसलमानों की आबादी है और पिछले 42 सालों से वो आज़म खान साहब की सीट थी, एक तरह से उनका किला माना जा रहा था, लेकिन लोकसभा में उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और चूँकि वो MLA बन गए। लेकिन लोकसभा के उपचुनाव में भी उनकी पार्टी को हार हो गई, बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। इस मरतबा उनकी मेंबरशिप रद्द हो गई। अब उपचुनाव में उन्होंने जिसको अपना उम्मीदवार बनाया उनकी भी 34,000 वोटों से हार हो गई। अब ताज्जुब में है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ है, 70% मुसलमान है, हिंदू आबादी सिर्फ 28% है, उसमें भी ज़्यादातर वोटर इन्हीं के हैं समाजवादी के, फिर बीजेपी कैसे जीत गई? अब वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वोट देने नहीं दिया गया, पुलिस ने महिलाओं पर हमला किया, लाठीचार्ज की, इसलिए लोगों में डर और खौफ का माहौल था, लोग वोटिंग करने नहीं गए। जो बात मैं राहुल जी के लिए भी कह रहा था, कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा था वही तो मैंने सपा के लीडर्स को देखा, खुद आज़म खान साहब को एक वीडियो में देखा, वो तो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, चुनाव आयोग के लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे कि आपकी धांधली जिंदाबाद, ऐसा कुछ भी नारा लगाया था। हाँ, धांधली को मतलब वो, हाँ, मतलब ये तंज कर रहे थे ना, लेकिन ये तंज पब्लिक को क्या, पब्लिक तैयार थी उन्हें वोट देने के लिए। मैं यही कह रहा था ना कि आंसू बहा के किसको इंप्रेस कर रहे हो आप? देश की जनता खुद बीजेपी से बहुत ज़्यादा परेशान है। देश की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है, देश की जनता बहादुर भी है, लेकिन उनको एक सही क़यादत, मजबूत क़यादत देने की ज़रूरत है। अगर आज़म खान साहब वहाँ पर मजबूती से, और मुझे बहुत दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात मैं कह रहा हूँ,
वो जितने मजबूत आदमी हैं, उस मजबूती को छोड़ के अगर वो आंसू बहाने लग जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, ये आंसुओं का सहारा ले रहे हैं, तो हमारी हिफाजत क्या करेंगे, हमें रास्ता क्या दिखाएंगे। पब्लिक तैयार है, अगर मजबूती के साथ उनकी टीमें बूथ पर रहती तो किसी पुलिस वाले की ये गैर कानूनी काम करने की मजाल और हिम्मत नहीं है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ, और मैं अपनी सर्विसेज पहले भी ऑफ़र कर चुका हूँ, हमारे मौलानाओं को भी, मौलाना साद को भी बहुत पहले सर्विस ऑफ़र की थी मैं आज, और ओवैसी साहब को भी शायद अब मेरी सर्विसेज की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो फार्मूला रामपुर में इख्तियार किया गया है, आज भले ही कुछ लोगों की थ्योरी के हिसाब से ओवैसी साहब बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं, एक जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उनसे, अगर इस थ्योरी में जान है या नहीं है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो फार्मूला रामपुर में लगा है वो हैदराबाद में भी लगेगा। वोट देने से रोक दिया जाएगा। 31% वोट होंगे और वो ही वोट डाले जाएंगे जो बीजेपी के वोट होंगे। इस फार्मूले को रोकने के लिए आंसू नहीं चाहिए। मैंने सुना है ओवैसी साहब भी आंसू निकाल रहे थे, कहीं नहीं रो रहे थे, वो दुआ करा रहे थे गुजरात में अपने कैंडिडेट के लिए। मुझे देखा है आपने रोते हुए। सबसे ज्यादा खतरा एक लीडर की शनाख्त तो यही होती है कि पब्लिक आंसू गिराने आप अल्लाह के सामने गिराइए। पब्लिक पैलेस में तो जितनी मजबूती के साथ आप सामने आएंगे उतनी आपकी अहमियत बढ़ेगी। अगर पब्लिक और आवाम के सामने जब आंसू गिरने लगते हैं, एक कमज़ोरी का एहसास होने लगता है, एक मैसेज जाता है कि आप बेबस हो चुके हैं। मेरे आंसू, मैं तो पब्लिक लाइफ में हूँ बहुत दिन से, किसी ने मेरे आंसू देखे कभी भी? सबसे ज़्यादा जुल्म, ज़्यादती, हमले, अटैक मुझ पे हुए होंगे, ये बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए। आंसू देखें? हाँ, मेरे आंसू निकलेंगे एक जगह, अल्लाह के सामने। दुनिया नहीं देखेगी वो, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता भी हूँ और उससे गिड़गिड़ा के भीख भी मांगता हूँ। वहीं निकलेंगे, बाकी किसी की मजाल और औकात नहीं है कि मेरे आंसू निकले। मेरी गर्दन ले सकता है, मेरे आंसू नहीं ले सकता कोई दुनिया में। ये लीडरशिप चाहिए। लेकिन ये जो फार्मूला है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ भी पुलिस का खौफ और दहशत, और उमूमन ऐसा होता है कि जहाँ भी चुनाव होता है, अगर पुलिस ने एक मरतबा लाठी चार्ज कर दिया भीड़ को कंट्रोल करने के नाम पर, तो फिर लोग हिम्मत नहीं कर पाते दोबारा वोट डालने। कैसे भी लोग सोचते हैं कि हमको क्या पड़ी, हम क्यों वोट डालने जाए, जीतेगा वो, मज़े वो करेगा, राज वो करेगा, क्यों अपनी जान को ख़तरे में डाले। तो ये जो फार्मूला है ना अभी रामपुर में अपनाया गया है, लोकसभा में भी यही फार्मूला अपनाया गया था, इसका हल क्या है? बार बार इस पर बात कर रहे हैं कि हैदराबाद को भी इसी तरीके से बीजेपी जीत सकती है। आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब का भी याद रखें। में हुआ है आसाम में 40% के करीब मुसलमानों की आबादी है, कांग्रेस यूडीएफ का अलायंस था, इसके बावजूद सरकार नहीं बन पाई लोगों की, बीजेपी ने सरकार बना ली। 4 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, 50% से ज़्यादा है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ की बात बता रहा हूँ। तो बदरुद्दीन अजमल साहब भी वो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को देश का बेस्ट सीएम बताते हैं। तो ये फार्मूला जो रामपुर में इख्तियार हो रहा है, ये वहाँ भी इख्तियार होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ अब इसका तोड़ क्या है। तोड़ बहुत सिंपल है, कोई बात ही नहीं है इसमें, कोई परेशानी की बात ही नहीं है ना कोई। तोड़ चाहिए लीडरशिप। लीडरशिप चाहिए जो अल्लाह से डरती हो, लीडरशिप चाहिए जो संविधान से प्यार करती हो। संविधान को लीडर क्या होता है? जो लोगों को क़यादत दे सके, ये नहीं कि लोगों के पीछे छुपे, जब भावनाओं में है वेव पे इलेक्शन जीत के और लोगों को इस्तेमाल करे। लोग बहादुर हैं हमारे मुल्क के। अगर लीडरशिप होती सही, किसी पुलिस वाले की मजाल नहीं है जो कानून तोड़ के, ये जो हो रहा है, किसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस बेयरर की या किसी रिटर्निंग ऑफिसर की हिम्मत और मजाल नहीं है कि अगर मजबूती से जो कैंडिडेट लड़ रहा होगा इलेक्शन, उसके खिलाफ ये सब धांधली कर सके। मैं पूरी गारंटी के साथ, मैंने बहुत इलेक्शन लड़वाए हैं और मुश्किल जगहों पे जाके लड़वाए हैं। तो जहाँ जहाँ हमने मजबूती से अपना कदम रखा, वहाँ आरओ को मजबूरन, वहाँ पुलिस को और एसएसपी को मजबूरन कानून का पालन करना पड़ा। और यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। हम क्या कह रहे हैं, यही काम कह रहे हैं ना कि ज़मीन पे। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये मुसलमानों के साथ, आप मेरी पुरानी वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, मैं एक बात ये बहुत बार कहता रहा हूँ, मुसलमानों के साथ जो अब हो रहा है, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ 70 साल से हो रहा है। उनको वोट नहीं डालने दिए जाते पुलिस के डर से। उनको वोट वहाँ डलवाया जाता है डंडे के और पुलिस के जोर पे, जहाँ पुलिस और प्रशासन चाहता है। ये उसी कैटेगरी में, उसी जगह पे मुसलमानों को लाया जा रहा है। लेकिन उनके लिए तो सीटें रिजर्व हो चुकी है, हर स्टेट में उनके लिए अच्छी खासी सीटें रिजर्व होती है। कम से कम उनके नुमाइंदे जीत जाते हैं, किसी भी पार्टी से जीते। इससे बड़ा धोखा कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है ना, ये प्लान बी के तौर पे, जब पूना पैक्ट में बाबा साहब को धोखा देके
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो थी, वो जो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, मतलब अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के 17% वोट हैं तो वो उन्हीं के वोटों से 17% लोग जीत के जाएं। वो फॉर्मूला था बाबा साहब का, जो कम्युनल अवार्ड था, जो अपनी कम्युनिटी के अपने वोटों से उनके नुमाइंदे जीत के जाएंगे। वो फार्मूला ना मानने के बाद ये रिजर्वेशन का उन्होंने प्लान बी या एक बचाव का रास्ता इख्तियार किया। बचाव का है, लेकिन ये जो 131 हैं, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूँ, 131 हर लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग जाते हैं, लेकिन आज उनकी हालत किसी भी और कम्युनिटी से सबसे बुरी क्यों है? जिनके 131 हर बार अंदर होते हैं, क्योंकि वो गुलाम होते हैं अपनी अपनी पार्टियों के। वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता। प्लान इंप्लीमेंट किया गया, एक भी राज्य 131 और हर स्टेट में उनकी संख्या के हिसाब से उनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA जाते हैं, पार्लियामेंट में उनके लोकसभा में जाते हैं। एक स्टेट ऐसी नहीं है जहां वो अपना हक ले पाएँ, नहीं तो हर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का व्यक्ति आज करोड़पति है, उनके पैसे वहां जमा हैं। मतलब वहां भी वही कमी है, जो लीडरशिप है उसका फुकदान है। नहीं, ये जिनको नेता बनाते हैं वो अपनी दुकान चमकाने। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना दिल्ली का अली मेहंदी साहब को। ये उस तरह के गुलाम ढूंढते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज वाले, कि ये कौन सबसे बड़ा हमारा चमचा होगा जिसको हम पार्लियामेंट में भेज दें। तो ये वो 131 लोग हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बात, ये बाबा साहब ने कही है, काशीराम साहब ने ये बात कही। महमूद पराचा साहब, एक बात, किसी भी जमहूरी निज़ाम में या डेमोक्रेटिक सिस्टम में 2 पार्टी सिस्टम होता है। एक पार्टी लंबे अरसे तक चलती है, लोगों में नाराज़गी हो गई तो दूसरी पार्टी की सरकार बना दो। तो ऐसा आपको लग रहा है क्या कि बीजेपी के बाद नेशनल पार्टी की जो जगह है, अगर कभी बीजेपी से नाराज़गी हो तो सरकार बदल दो, तो उसके लिए कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को लाया जा रहा है, और लगातार आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती भी जा रही है, नेशनल पार्टी का दर्जा भी मिल गया आम आदमी पार्टी को? देखिए, सबसे पहले RSS को कंट्रोल, कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल पहले भी RSS करती थी, आज भी करती है काफ़ी हद तक, क्योंकि राहुल गांधी जी के चारों तरफ जितने भी लोग हैं, और मैं अगर कोई सबूत चाहता है तो मैं दे भी दूंगा। लोग कह रहे हैं कि आज अभी की जो कांग्रेस है वो RSS के कंट्रोल में नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी साहब जो हैं वो नहीं है कंट्रोल में। अच्छा, ये मानते हैं आप? ये मुझे उनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे मुझे एक पुख्ता अंदाज़ा लगता है, लेकिन उनके चारों तरफ जो भी लोग हैं वो सब उन्हीं के इशारों पे, नागपुर के इशारे पे ही काम कर रहे हैं। वरना वो गुजरात में कैंपेनिंग कर रहे होते, पूरी गांधी परिवार, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी जी गुजरात में जाके हेड ऑन लेते, और हालात ये नहीं होते। ना अरविंद केजरीवाल साहब को जो प्रोजेक्ट किया RSS ने वहाँ पे, वो झूठा एक प्रोजेक्ट कर पाते, ना जो बीजेपी की इतनी ज़बरदस्त मेजॉरिटी आई है वो आती, क्योंकि इस बार गुजरात के जो SC ST OBC के लोग थे इतने ज़्यादा, मैं देखिए मनुवादी मानसिकता के लोगों की, गुजरातियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो पूरा देश लूट रखा है इस वक्त। जो SC ST OBC के लोग जो हैं गुजरात में, जो कि 80% हैं, एक हमारे माधव सिंह सोलंकी साहब थे, उनके बेटे अभी भी कांग्रेस में हैं, उन्होंने एक सरकार बनाई थी अहमद पटेल साहब को, उसके बाद जो 1980-85 में बनाई थी सरकार माधव सिंह सोलंकी साहब ने, वो फॉर्मूला था उनका, जो कभी भी RSS उसको जीत नहीं पाती। उसके बाद अहमद पटेल साहब को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया गुजरात का, और उस गुजरात के अहमद पटेल साहब के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद से एक भी चुनाव कांग्रेस वहाँ पे नहीं जीती, एक भी चुनाव कांग्रेस वहाँ पे नहीं जीती। 1985 के बाद? 85 के बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत गहरी बातें हैं, जिसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मगर मैं आपको जो बुनियादी बात बता रहा हूँ, गुजरात में इस बार कांग्रेस की सरकार आती ही आती, लेकिन आप इंचार्ज उठा के देख लीजिए कौन कौन थे वहाँ के। कौन थे? कौन? एक तो वो इंचार्ज नहीं थे। अच्छा, मीडिया के? वो तो मीडिया के इंचार्ज थे, मतलब उन्होंने भी अपना पूरा रोल, अशोक गहलोत इंचार्ज थे। अशोक गहलोत जी को इंचार्ज बनाया गया था। पवन खेड़ा साहब ने भी कितनी ज़बरदस्त तरीके से मीडिया वहाँ हैंडल किया, पूरी दुनिया ने देखा है कि कांग्रेस नज़र ही नहीं आती थी कभी, आई थी कहीं? अकेले के स्पोक पर्सन लगे रहते थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, लगे तो यहाँ सब लगे तो रहते हैं, तपस्या सब करते रहते हैं। खैर वो इशू नहीं है, वो इस लेवल पे भी नहीं थे कि वो वहाँ इलेक्शन में कोई भी फ़र्क डाल सकते हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन। पर अशोक गहलोत ने क्या किया वहाँ पे?
कुछ नजर तो आया नहीं उनका, कुछ नज़र नहीं आया ना, तो किसके टच में है वो? तो यही मैं आपको कह रहा हूँ ना। तो उससे पहले कौन था इंचार्ज वहाँ पे? ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। इस तरह का निगलेक्ट किया गया। राहुल गांधी तो ये नहीं चाहते होंगे ना मेरे ख्याल ये से। इनका एक इंटरनल सर्वे कहीं हुआ होगा कि हम जीत नहीं पा रहे हैं तो एनर्जी लगाना, कोशिश करना बेकार है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस करते हैं। अगर हार होगी तो बदनामी हिस्से में नहीं आएगी, ये कह करके तसल्ली दी जाएगी कि हम तो गए नहीं थे चुनाव में, हमने तो मुकाबला ही नहीं किया, तो हार कैसे? हाँ, तो जब हम लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? यही फार्मूला है ना कांग्रेस का। ये कौन सिखा रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इमेज क्या प्रोटेक्ट होगी? यहाँ जहाँ देश की अस्मिता की बात आ रही है, जहाँ संविधान खतरे में है, हम लोग जो बात कहते थे संविधान खतरे में, आज हर बड़ी पार्टी कह रही है आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के। आज हर बड़ा आदमी ये कह रहा है कि हमें संविधान बचाना है। तो जब संविधान को खतरा है, आप अपनी इमेज के पीछे पड़े हो, आपकी इमेज अब रह गई। अच्छा, ये बताइए जो मैंने तो ये कौन गाइड कर रहा है? ये अपने सवाल को बीच में छोड़ दिया, कहीं और आप चले गए। आम आदमी पार्टी जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है, 10 साल में नेशनल पार्टी का दर्जा इसको मिल गया। टीएमसी को 18 साल लगे, बीएसपी को अच्छा खासा वक्त लगा। तो आम आदमी पार्टी को जो इतनी मकबूलियत मिल रही, तो क्या वाकई जनता के दरमियान ये मकबूल है अपने काम काज की वजह से, अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, या इनको मकबूल बनाया जा रहा है बैकडोर से? गुजरात में तो देखिए वो है प्रोहिबिशन, और शराब के लिए तो ये इतनी बढ़िया पॉलिसी दी थी, एक के साथ एक फ्री। तो गुजरात में प्रोहिबिशन है, तो गुजरात में तो इन्हें पॉपुलर होना चाहिए या बदनाम होना चाहिए, या आप खुद ही सोच लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल जी का मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने अच्छा याद दिलाया मुझे। उन्होंने गुजरात के लोगों का धन्यवाद किया है कि उन्होंने देश की नेशनल पार्टी बनाया, आम आदमी पार्टी को किया है ना। एक छोटी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया गुजरात के लोगों ने। अब ये एहसान फरामोशी है ना दिल्ली के वोटर्स की। क्या दिल्ली के वोट जो उन्हें मिलते हैं उसके बगैर, क्या पंजाब के जो लोगों ने वोट दिया है उसके बगैर वो नेशनल पार्टी बन जाते हैं? लेकिन क्यों भी उनकी मानसिकता भी मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं उनकी साथ मिली हुई है, तो वो गुजरातियों को क्रेडिट दे रहे हैं, हालांकि गुजरात में उन्हें इतने वोट ही नहीं मिले। असली वोट का जो उनका, जिसकी वजह से वो नेशनल पार्टी बने हैं, वो पंजाब और दिल्ली के वोटों की वजह से बने। मगर कितनी जल्दी दोनों के वोटर्स को लात मार दी उन्होंने। तो इस प्रकार की जो धोखाधड़ी चल रही है वो तभी चल सकती है जब आरएसएस द्वारा समर्थित पार्टी है वो पूरी तरीके से, और मोदी जी और अमित शाह जी जो आरएसएस के भी सुपर बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगाम कस के रखने के लिए कि देखो हमारे पास दूसरा भी प्यादा है, ये उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिस बेईमानी का मुजाहरा आरएसएस की कोई भी तंजीम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, उसी बेईमानी का मुजाहरा आम आदमी पार्टी भी कर रही है। इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। रजत साहब, आम आदमी पार्टी के पीछे आरएसएस है, बीजेपी ऑलरेडी उसका वही एजेंडा है। कांग्रेस खुद चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करती, लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, उनके नुमाइंदे जीत नहीं पाते। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इन सब जगहों पर जा रही है, कोशिश कर रही है, अच्छे उनके उम्मीदवार होते हैं, बट मुसलमान उन पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे, वोट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुसलमान समझदार हैं, मैं तो यही कह सकता हूँ। समझदारी का कांग्रेस को वोट दे रहे तो समझदारी हुई? नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं मुसलमान। किसने कहा आपको कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? नहीं दे रहे, दिल्ली में दिया है कांग्रेस को वोट, दिया है। बिल्कुल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। किसको दिया? मैंने अभी तो आपको बताया था शुरू में, वो चेंज के लिए वोट दे रहे हैं। अच्छा, चेंज के लिए। ये एक जो बिल्कुल कॉन्शियस शहरी है उसकी जिम्मेदारी है कि हम चाहे कोई भी हालत हो जाए, हम तुम्हारे खिलाफ वोट देंगे अगर तुम जो वादे हमसे किए हैं, जो तुमसे तवक्को थी, जो संविधान बचाने की जिम्मेदारी और जिस संविधान की तुम शपथ लेते हो उसके खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हें सज़ा देंगे। कांग्रेस को वोट नहीं दिया है मुसलमानों ने। कांग्रेस का ऐसा भी कोई भी कारनामा नहीं है जो कांग्रेस को वोट दिया जाए। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है। मतलब आम आदमी पार्टी से नाराजगी थी इसलिए वोट दिया सिखाने के लिए। गुजरात में बीजेपी से नाराजगी थी इसलिए वोट किया, उसके वोट खिलाफ किया। कोई बीजेपी, ऐसा नहीं है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है, वो मनुस्मृति लागू करना चाहती है। तो मुसलमान आज की तारीख में इस देश के सबसे कॉन्शियस वोटर्स हैं और मैं सैल्यूट करता हूँ उन्हें इस बात के लिए, और कोई वजह नहीं है। कल को बीजेपी अगर देश की भलाई, अगर देखिए मैं बताता हूँ, बीजेपी को अगर मुसलमानों के भी वोट लेने तो चाइना से 1000 किलोमीटर जगह ले ले, देखिए मुसलमान सारे वोट करेंगे नहीं करेंगे नहीं, लेकिन वो ये नहीं करेंगे। इसलिए मुसलमान बुनियादी तौर पे नाराज़ हैं, कोई अपनी वजह नहीं है। मुसलमान एक बहादुर कम्युनिटी है, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। तो लीडर्स कमज़ोर हैं हमारे,
हम अपनी हिफाजत कर ही रहे हैं ना सब, मुस्लिम कम्युनिटी की। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की लीडरशिप कमज़ोर है, उसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की लीडरशिप कमज़ोर है। तो आप ये कहना आपकी बिल्कुल गैर मुनासिब बात है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। मुसलमान एक अच्छे समझदार वोटर होने का मुजाहिरा कर रहे हैं। अब ओवैसी साहब, अब ओवैसी साहब की बात, ओवैसी साहब की जो कमी देखिए, इसीलिए मैं सैल्यूट करता हूँ मुसलमानों की वोटर्स जो है ना, उनकी जहानत को। ओवैसी साहब का देखिए सब बातें अच्छी करते हैं वैसे, ओवैसी साहब की बातों में कोई भी कमी निकाल ही नहीं सकता, है ही नहीं तो निकालेगा कहाँ से। लेकिन वो कहते क्या हैं, 5 दीवाने असेंबली में भेज दो ताकि तुम्हारी आवाज़ उठाएं। अरे आवाज़ आरएसएस और मनुवादियों के सामने आवाज़ आपकी कोई वैल्यू रखती है? आप ज़बरदस्त तकरीर करें पार्लियामेंट में, क्या पार्लियामेंट तकरीर करने की जगह है? आपने कौन से ऐसे कारनामे किए, ये मुसलमान देख रहे हैं सब, मैं एक आम मुसलमान हूँ, मैं ये सब देखता हूँ कि तकरीर करने के तो एक से बढ़कर एक मुकर्रिर मौजूद है। आप मेरे ख्याल से ओवैसी साहब से ज़्यादा बेहतर तकरीर कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। और हमारे बहुत सारे एक से बढ़कर एक मुकर्रिर हैं, वो नहीं अच्छी तकरीर करते हैं, उनके ज़ुबान में अल्लाह ताला ने असर दिया, सलाहियत, मौसर तकरीर होती है उनकी, सबसे बेहतरीन तकरीर होती है उनकी मुल्क में। नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे मुकर्रिरों में से एक है, अच्छे में से एक है, उनसे बेहतर भी मौजूद है ना, वो उनकी दर्द होता उनके दिल में। मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, लेकिन सबसे अच्छे मुकर्रिर नहीं, उनसे अच्छे मुकर्रिर मैं मानता हूँ ना, मैंने आपको तकरीर करते देखा, आप उनसे अच्छी तकरीर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, शुक्रिया नहीं, मैं देखिए झूठ नहीं बोलता हूँ कभी भी, मुझे ज़रूरत भी नहीं है झूठ बोलने की कोई, ना मैं अमित शाह साहब से डरता हूँ, ना मैंने कोई चोरी करके पैसे कमा रखे हैं जो अमित शाह साहब मेरी गर्दन पकड़ सकते हैं या मुझे लालच दे सकते हैं कि मैं और पैसे कमा लूँगा। मेरे पास इतने हैं, मैं जब चाहूँगा और पैसे कमा लूँगा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा अल्लाह के अलावा। तो मेरी अपनी मर्ज़ी है कि अभी मैं पैसे कमाने की लाइन में नहीं हूँ, ये अलग बात है। लेकिन जो वो कर रहे हैं कि आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाने से कुछ हो रहा है? आपके पास क्या फार्मूला आप पेश कर रहे हैं कि आप इनको रोकेंगे, जो राहुल गांधी जी गलती कर रहे हैं कि हम भारत जोड़ो करेंगे, भारत जोड़ो करेंगे। यहाँ गुंडे बैठे हैं ऊपर, गुंडों को रोकने के लिए आंसू बहाने वाले लीडर नहीं चाहिए हमें सोल्यूशन क्या दे रहे हैं वो नहीं, कोई सोल्यूशन है ही नहीं ओवैसी साहब के पास। प्रॉब्लम बता रहे हैं, प्रॉब्लम वो सही बेहतरीन तरीके से बताते हैं, उनसे अच्छे तरीके से कोई नहीं बता पा रहा, मैं भी शायद नहीं बता पा रहा इतने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स। मैं पकड़ छोटे छोटे अपनी हैसियत के मुताबिक जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मैं सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ और सॉल्यूशन अपनी अपनी जगह पे कर रहा हूँ। दिल्ली दंगों में हमने रोक लगाई, किसी की मजाल नहीं है अब दिल्ली पुलिस की, भ्रष्ट अधिकारियों की, कि वो जाके दोबारा दिल्ली में दंगा कराने की कोशिश करें। की थी जहांगीरपुरी में, हमने फिर वापस कंप्लेंट की, पुलिस के खिलाफ ही चल रही है, यूएपीए का मुकदमा हमने दर्ज करा रहे हैं हम पुलिस के खिलाफ भी। तो हमने कुछ ना कुछ, और मेरी हैसियत क्या है, एक छोटा सा अदना सा वकील हूँ, मैं तो बैरिस्टर भी नहीं हूँ, वकील है ना, वकील हूँ ना मैं, एक छोटा सा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में देखिए वकील सब बराबर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादा मुश्किल काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकालत बहुत आसान होती है, ये भी मैं लोगों की गलतफहमी दूर कर दूँ, जो ट्रायल वर्क है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर मैं बड़ा वकील हूँ तो मैं ट्रायल वर्क जानता हूँ, इसलिए हूँ, इसलिए नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में बहस करता हूँ। पर वो तो बैरिस्टर हैं, वो तो प्रॉपरली मुझसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ट्रेंड है उन्होंने, और हमें आज अदालतों में बैरिस्टर ओवैसी जैसे लोगों की ज़रूरत है। वो अदालत में हमारे साथ आके क्यों नहीं पेश होते, क्यों नहीं मदद करते? इतनी ज़रूरत है अच्छे लोगों की, और वो तो एमपी हैं। वो सियासत में काम, सियासत में वो क्या फ़ायदा कर पा रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। वो अपना फ़ायदा कर पाते हैं, अपनी पार्टी का फ़ायदा कर पा रहे हैं। अब उन्होंने दिल्ली में भी शायद एक जीत गया, कोई नहीं जीत पाया। अच्छा सॉरी, अरे 19 से हार गया जिसने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। अच्छा कोई बात नहीं, वो अलग बात है। मुझे कहीं से खबर आई थी कि एक सीट जीत गए हैं, बहुत एक भी सीट पर जीत नहीं हुई। नहीं हुए तो इतने ज़्यादा समझदार मुसलमान हैं तो, लेकिन बिहार में जीते, 5 लोग जीते। उन्होंने क्या फ़र्क डाला बिहार में, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। बिहार में बहुत सारे इश्यूज थे मुसलमानों के, उठाए, जिसको उन्होंने उठाया, असेंबली में सरकार ने एक्शन लिया है, कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई है बताइए मुझे। मुसलमान बहाली का मसला हो या दूसरे खुशहाल हो गए मुसलमान? आप बिहार से आते हो, मुसलमान बिहार में खुशहाल हो गए, परेशान से मुक्त हो गए। सरकार का काम है, तो जिसको मुसलमान सरकार ओवैसी साहब के पास कोई फार्मूला नहीं है सरकार बनाने का, है सरकार में एक मेजर चंक लाने का। अपने 5 दीवाने जो कहते हैं असेंबली में भेज दो, पार्लियामेंट में भेज दो, वो जाके कसीदे पढ़ेंगे, तकरीरें करेंगे। हासिल क्या होगा? कोई स्ट्रेटजी है कि हम इस तरीके से मनुवादियों की क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हो? नहीं, मैं आप पहले ओवैसी साहब की बात खत्म हो जाए। ये मुसलमानों ने देख लिया कि सोल्यूशन नहीं दे रहे कोई। अब मुसलमानों ने ये भी देख लिया कि हम भी वोट नहीं दे रहे, फिर भी उनको जेड सिक्योरिटी है,
जेड सिक्योरिटी अडानी साहब को है और ओवैसी साहब को है। कितने लोगों को जेड सिक्योरिटी? तो मना कर दिया था सिक्योरिटी के लिए। नहीं, मना तो कर दिया था, मैं भी मना करता हूँ। मुझे कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊंगा, मैं नहीं लेता सिक्योरिटी। जिसको नहीं लेनी होगी, ये ना में हाँ उसी की होती है जिसके मन में हाँ होती है। मेरे लिए तो कोर्ट के ऑर्डर है। मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के इतने सारे केसेस कर रहा हूँ, मुझे कोर्ट ने ऑफर किया कि आपकी जान को इतना ज़्यादा खतरा है, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। मैं मना करता हूँ। मैं एक केस कर रहा हूँ कुलदीप सिंह सेंगर वाला, जिसमें वो एक महिला, उसमें मेरे अलावा सब वकीलों को सिक्योरिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। मैंने कहा है मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तो मेरे मन में भी ना है तो मुंह पे भी ना है। मुंह पे ना और मन में हाँ होती है जब भी सिक्योरिटी मिलती है। जेड सिक्योरिटी चलिए मिल गई, मुंह में हाँ ना। वाई सिक्योरिटी, उनके घर पे अटैक हुआ, वो अकेले यूपी में उन पर अटैक हुआ, उनके गाड़ी पे फायरिंग की गई। मैं कब मना कर रहा हूँ? कितने लोगों को जेड सिक्योरिटी मिली है? नहीं, तो उन पे अटैक हुआ ना बार बार। अगर मिला है तो अटैक होने लगा। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे अटैक हुए हैं? मैं आपको गिनती कराऊं? नहीं, इस तरह इससे बड़े बड़े अटैक हुए हैं। जिन पर हुआ है तो उनको सिक्योरिटी दी। जेड सिक्योरिटी है किसी को? आप ढूंढिए, बताइए मुझे। नहीं, जिन पर हुआ ये आवाम देख रही है, मैं नहीं देख रही। मुझे तो पता है कि उनकी थ्रेट परसेप्शन जब होम मिनिस्ट्री अमित शाह साहब करेंगे, जब उनकी थ्रेट परसेप्शन, तो वो अडानी साहब के बराबर उनको मानेंगे कि इनको सिक्योरिटी चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि अमित शाह साहब कर रहे हैं ना, उनकी थ्रेट परसेप्शन या उनकी मापदंड नाप रहे हैं। मगर ये आवाम को इससे शक हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनको खतरा है या नहीं है, लेकिन आवाम को इन सब चीज़ों से शक हो रहा है कि अडानी, जो अमित शाह साहब के एकदम मतलब ये समझ लीजिए घर के ही आदमी हैं, 2 लोगों को हालिया जेड सिक्योरिटी मिली है। जेड सिक्योरिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ये सब चीज़ों से शक होता है। अब एक दूसरी चीज़ है, मैं ओवैसी साहब को ओवैसी साहब को जेड सिक्योरिटी है क्या? चेक किया आपने? ऐसी खबर आई थी। नहीं, चेक कर लिया मैंने, इसीलिए बोल रहा हूं। मुझे लगा कि उन्होंने इनकार कर दिया था, लिया नहीं उन्होंने। इनकार कर दिया, लेकिन ले रखी है। मैं मुंह में हाँ रखिए आप, ले रखी। मैंने गुजरात में मैंने सीआरपी के लोग देखे उनके साथ। नहीं, ऐसे तो किसी भी स्टेट का चुनाव होता है, कोई पार्टी लीडर जाता है तो उसके साथ सिक्योरिटी की अच्छी खासी गाड़ियाँ होती। मैं भी देखा हूँ कई जगह। मैं आसाम गया था, बदरुद्दीन अजमल के साथ, मुझे हेलीकॉप्टर में जाना था, तो पुलिस की 5 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे लगी हुई है। तो जब से घर से बाहर निकलते हो जाते हो, चुनाव के मौका पर ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फराहम किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मतलब वो हिदायत होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, कभी इनको सिक्योरिटी दीजिए, इनकी हिफाजत कीजिए, तो वो तो होता है। ऐसी कोई भी मैंने आज तक इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन नहीं देखी है। मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। सिक्योरिटी देने की होती है, सिक्योरिटी हर एक कैंडिडेट को होती है, हर एक कैंडिडेट को पीएसओ मिलता है। हाँ। और जो वहाँ पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है बदरुद्दीन अजमल साहब को, उनसे भी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों? ये बात का जवाब दे दीजिए मुझे। चलिए, आसाम में नहीं, उनके कोई उनको सिक्योरिटी मिली नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के दौरान मैंने देखा। और सबके साथ राहुल गांधी भी जा रहे थे रैलियां करने, उनके साथ भी सर। वही बता रहा हूँ ना, राहुल गांधी एसपीजी प्रोटेक्टेड थे, उनकी सिक्योरिटी डाउनग्रेड करके Z+ क्यों कर दी गई? सरकार ने कर दी ना। हाँ। मतलब अमित शाह साहब ने कर दी, होम मिनिस्ट्री करती है। तो होम मिनिस्ट्री में अब मैं आपके दर्शकों से ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो समझदार हैं, सबसे कॉन्शियस वोटर्स हैं, वो ये देख रहे हैं सब चीज़ें, तो उन्होंने देखा होगा कि जेड सिक्योरिटी अडानी और इनको क्यों मिल रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनके नेगेटिव जा रही हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी वोट नहीं दे रही उनको, बावजूद इसके कि वो सबसे अच्छी बात कर रहे हैं। उनकी बात में कोई भी कमी, चाहे कोई कितनी भी तनकीदी नज़र से देखे, नहीं निकाल सकता कोई। मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। बिल्कुल। फिर भी लोग क्यों नहीं दे रहे? अब गाली दे सकते हैं ओवैसी साहब उन्हें कि मुसलमान गद्दार हैं, गद्दार नहीं समझदार हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं वैसे। वो शुक्रिया अदा किया उन्होंने। नहीं, शुक्रिया अदा नहीं, वो बहुत गाली के तौर पे बोलते हैं। बिछाओ दरियाँ, बिछाते रहो दरियाँ, लगाते रहो पोस्टर, ये बोलते हैं ना, वो बदतमीजी है, वो नहीं करना चाहिए। गुलाम नहीं है। और उनको तो कम से कम, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको तो कम से कम इस तरह की मतलब तंजिया बातें मुस्लिम कम्युनिटी दूसरों की गुलामी का एहसास दिलाते हैं। हाँ, इस तरह से कि अपनी जो काम है वही करते रहो। अब ये इन सब बातों के बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी कितनी समझदार है, मैं तो उसकी तारीफ करना चाह रहा हूँ। एक चीज़ बाकी बची है, एक और चीज़ है। अब जब मुसलमानों ने वोट देना बंद कर दिया, जो वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो जो वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिसकी उनकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है, जो थ्योरी है उनके खिलाफ, ये नहीं है कि वो सीटें जीतेंगे, ये बिल्कुल उनके खिलाफ थ्योरी नहीं है। असली थ्योरी ये है कि वो जो नफरती बातें करते हैं, जिस तरीके से अपनी बयानबाजी करते हैं, उससे जो नॉन मुस्लिम वोट हैं वो कंसोलिडेट होकर बीजेपी की तरफ जाते हैं। अब जब मुसलमान उन्हें वोट नहीं दे रहे, देखिए कितनी जहानत दिखा रहे हैं मुसलमान, तो लोग उन्हें भी
नेगेटिविटी जो वो फैलाते हैं वो नहीं फैलेगी, लोग कंसोलिडेट जो है नॉन मुस्लिम्स नहीं होंगे। अब जब ये होना बंद हो जाएगा तो अमित शाह साहब जो है ना, यूज़ एंड थ्रो में एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के, जिससे उनका काम ख़त्म, वो उसकी शक्ल भी नहीं पहचानते हैं। मैं ऐसे 10 एग्जाम्पल दे चुका हूँ। और हिरेन पांड्या की फैमिली से जाके आप लोग बात कर लें तो वो बताएंगी कि उनके साथ क्या हुआ। यूज़ एंड थ्रो की सबसे बड़ी मिसाल हिरेन पांड्या साहब की फैमिली है, जिनका कत्ल कर दिया गया। तो अब जब यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो उसलिए मुझे डर है कि हैदराबाद जो एक गढ़ है, एक आवाज़ है मुस्लिम कम्युनिटी की, उस पर भी ख़तरा नज़र आ रहा है मुझे रामपुर के। इसीलिए मैं हमदर्दी में ओवैसी साहब से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि एक तरीक़ेकार हम लोगों का भी है, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, अगर वो सच्चे मुसलमान हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मजलूमीन बनाएं। फिर देखें, फिर असली बैटल शुरू होगी। मुस्लिमीन नहीं, मजलूमीन, फिर असली बैटल शुरू होगी, फिर लड़ाई शुरू होगी असली, जिससे SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, ये सब लोग साथ आएंगे। आप जो कर रहे हैं वो मुस्लिम आवाम भी और बाकी लोग भी, आप भले ही ये ना कर रहे हो जान के, लेकिन आप पे जो शक जाता है वो इस चीज़ का जाता है। तो उस वजह से शायद मुस्लिम कम्युनिटी जो कि सबसे होशियार है, सबसे समझदार है वोटिंग पैटर्न में कम से कम, वो इस बात को समझ चुकी है। और अगर आपकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई तो हैदराबाद को ख़तरा है। ओवैसी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तवज्जो दें, मजलूमीन की लड़ाई लड़ें, भूल जाएं मुसलमानों को, मुसलमानों का काम है। तो नहीं, मजलूम की तो लड़ाई लड़ते हैं ना, उनके साथ OBC भी है, SC ST भी है, सब लोग हैं। गुजरात में भी उन्होंने 2 क्या बोलते हैं, दलित समाज के लोगों को टिकट दिया था। जैसे ये RSS का पैटर्न है ना, ये RSS का पैटर्न है, यही तो है सीख RSS की। इसीलिए तो और ज़्यादा शक होता है। वो क्या करते हैं, एक है ना, वो क्या नाम है उनका, अभी मंत्री भी हटा दिया उन्हें। कौन? एक हमारी मंत्री थे ना माइनॉरिटी अफेयर्स के, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को मंत्री भी हटा दिया। एक और हैं बिहार में, शाहनवाज हुसैन साहब, कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर में थे, उनको ले जाके बिहार का बना दिया। अभी एक यूपी में भी है, हाँ, नाम भी याद नहीं रहता, जो भी हैं वो, उनका नाम भी याद नहीं रहता, उनको भी बता दिया। मतलब एक तोते, पिंजरे में तोते दिखाने के लिए कि हमारे पास ये इस प्रकार के सिंबल्स भी हैं। वो ओवैसी साहब वो काम कर रहे हैं। ये इससे भी शक होता है कि ये RSS की पैटर्न पे चल रहे हैं। तो ये नहीं, दिल से अगर मुसलमान है, जैसे मैं अपने आप को मुसलमान मानता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं ईमान से काम करूँ सारे, तो मैं मुसलमानों से भी ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ और उनके लिए काम करता हूँ। ये है कि सच्चे मुसलमान की पहचान, उससे वो मुझसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं, तो वो ये क्यों नहीं कर रहे? उससे सलूशन भी होगा। जब हम असली मुसलमानों वाला काम करेंगे, उससे ही हमें गैबी मदद भी आएगी, उससे ही हम कामयाब भी होंगे, और वही सही रास्ता भी है, वो सलूशन है। तब हम 90% वोट हैं और SC ST और माइनॉरिटीज़ मिला के 46% वोट हैं। ये है फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए मुसलमानों को अपने से पहले, अपने से ज़्यादा मजलूम जो हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। वो उठाएं, वो सोल्यूशन होगा। बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे मेरे साथ एडवोकेट महमूद पराचा साहब को, कई सारे मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है। आप इन बारे में क्या सोचते हैं, इनकी गुफ्तगू से इत्तेफाक रखते हैं नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन मोहम्मद तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।